मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतनी शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूं, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वह मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। अमन से छोटी 2 बहनें थीं और उनसे छोटा मेरा देवर राहुल था। अमन बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले पति थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम राहुल की तरफ मैंने बढ़ाया था। वह था तो 15 साल का, लेकिन सेहत और कद की वजह से वह बड़ा लगता था। मैं शाम को इसके कमरे में चली जाती और इससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वह मुझे घुल मिल गया था। वह मेरे कमरे में बिना झिझक के आ जाता था। एक बार मैं इसके कमरे में गई तो वह टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं इसके पास जाकर बैठ गई। मुझे इसकी उड़ी हुई रंगत देखकर ना जाने क्यों कुछ शक सा होने लगा। ऐसा भी वह क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही बदल गया और अभी यूं घबरा रहा है जैसे मैंने इसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने इसे प्यार से पूछा कि वह टीवी पर क्या देख रहा था। मेरे सवाल पर वह हैरत का शिकार हो गया। नहीं, मैं सर हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वह लगाओ। इसने नजरें झुकाए वह चैनल लगा दिया जो वह देख रहा था। मैंने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और कांप कर रह गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने गुस्से से राहुल की तरफ देखा था। तुम यह देखते हो टीवी पर? बताओ। रात को तुम्हारे भाई को, वह मेरे गुस्से पर डर गया था और नहीं में सर हिलाने कहने लगा, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने इसे डांटे हुए कहा कि यह देखकर नींद कैसे आती है तुम्हें? इतनी डरावनी शक्ल देखते हो तो तुम। वह कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। इसने मुझे फौरन से माफी मांग ली। कहने लगा, अब नहीं देखूंगा। मुझे अपना ससुराल बहुत अच्छा ससुराल लगता था। नंदे भी मुझसे प्यार से रहती थी। मैं खुद को खुश नसीब समझने लगी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यह सारी खुशी कुछ वक्त की है। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे जा रही हूं, जिनका ख्याल भी एक औरत को कांपने पर मजबूर कर दे। इसकी जिंदगी में ऐसी तकलीफ भर दे जिसे सहन करना भी मौत के बराबर हो। मेरे मायके में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। भाई बहन बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते और जब मैं उनके पास जाती तो कहते, तुम छोटी हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम। मैं भी अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे राहुल को देखकर अपनी पिछली जिंदगी यानी मेरा बचपन याद आने लगता था। मैं बड़ी बहन भाइयों की ध्यान से बेगानी थी, इसलिए मुझे लगा वह भी ऐसा महसूस करता है। क्योंकि मेरी दोनों नंद की दोस्ती थी, वह दोनों साथ साथ रहती थी, इसलिए मैं नंद से ज्यादा राहुल पर ध्यान देती थी। इसकी पसंद का खाना भी बना देती, इसके छोटे मोटे काम भी कर देती, इसके साथ गेम भी खेल लेती, ताकि जो उदासी मैंने सही है वह राहुल को ना मिले। एक दिन वह मेरे कमरे में आया। अमन के आने का वक्त था। मैं खूबसूरत से कपड़े पहने हुए मेकअप कर रही थी। जब राहुल मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक लाल कलर की लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़े और कहने लगा, भाभी यह लगाए, मुझे यह रंग अच्छा लगता है। मैंने इसके हाथ से वह लिपस्टिक पकड़ ली। मैं इस छोटे से बच्चे का क्या दिल तोड़ती, लेकिन वह तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोला, आप बहुत प्यारी लग रही है भाभी। यह कहकर वह बेझिझक होकर मेरे गले लग गया। पहले तो इसकी इस हरकत पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैं फौरन से उसे खुद से पीछे किया। वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने इसे इतने गुस्से से देखा कि वह कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। मुझे आप अपनी दोनों से भी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। मुझे माफ कर दो। इसने गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। अपनी सोच छोटी सी लगने लगी। वह मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे झटके से मैंने उसे खुद से दूर किया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं कैसी बदतमीज हूं। प्यार का जवाब भी यूं धूतकार कर देती हूं। न जाने क्यों, लेकिन मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। इसलिए अगले दिन राहुल के साथ पहले जैसा ही रवैया किया। अब पूरे दिन राहुल मेरे साथ बैठ जाता था, मेरे गले बेझिझक लग जाता था, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता।
मुझे ना जाने क्यों इसका यह करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कुछ गलत हो रहा है। अंदर से मेरा दिल कहता कि यह सब ठीक नहीं, लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा एक शैतान मुझे यह समझने लगता वह छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता था, बड़ी बहन समझता था। मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए। देखने में मैं दुबली पतली सी थी। वह मेरे साथ कद में मुझे 2-3 इंच लंबा ही लगता था। जब वह स्कूल से वापस आता, मैं किचन में खाना बना रही होती तो अंदर आते ही मेरे गले लग जाता। मुझे उलझन सी होने लगती। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से तार हुए चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। राहुल, पीछे रहा करो, तुझे दिख नहीं रहा, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं इसे टोकती तो वह पीछे हट जाता, कहता, आप हर वक्त क्यों इतने काम करती रहती है, कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करें। वह बात बदल देता। मेरी यह ख्वाहिश थी मैं घर के हर इंसान के दिल में जगह बनाऊं। इसलिए राहुल की ऐसी हरकतों पर नाराज होने की बजाय मैं उसे मुस्कुराकर कहती कि जब तुम्हारी बीवी आएगी तो फिर मैं छुट्टी करूंगी और वह काम करेगी। मेरी बात पर वह मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपने जैसे लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह कहते हुए वह आंखों में बड़े गौर से देख रहा था। एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए ना जाने किस ध्यान में था कि पहली बार मुझे इसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी। मेरे पूरे वजूद से सनसनी से दौड़ने लगी। मैंने अपना दुपट्टा सही से पहना। मुझे इस वक्त इसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही थी। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर शेल्फ के साथ लग गई। फिर वह बोला कि मेरा बस चले, आपसे एक भी काम ना कराओ, रानी बनाकर रखूं आपको, इतनी अच्छी लगती है आप मुझे। मेरी धड़कनों का ही अंदाजा था कि किसी तेज रफ्तार घोड़े की तरह बेकाबू हुई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी अमन ने भी नहीं की थी। एकदम ही वह मुझसे पीछे हट गया। इसके अंदाज भी बदल गए। कहने लगा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वह नवाब थोड़ी है। मुझे बुरा लगता है कि मेरी बहन जैसी भाभी काम करते रहे और दोनों बहनें बैठी टीवी देखते रहे। वह बात को बदलने में भी शायद माहिर था। अपने अंदाज भी 1 मिनट में बदलता था। मैं अब राहुल की नजरों से उलझने लगी थी। मैं इस बार इस सख्ती से कहा कि जाओ तुम कपड़े बदलो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वह किचन से बाहर निकाला तो मैंने सुकून का सांस लिया था। कुछ दिन में इसे डरती रही। मुझे अब इसकी नजरें चुभने लगी थी। मैंने एक बार अमन से कहा कि राहुल बड़ा होता जा रहा है, इसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहना है, लेकिन इसकी हरकतें बच्चों जैसी है, जैसे वह माँ के गले लगाता है। मेरे भी ऐसे ही गले लग जाता है। अमन, मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने यह बात इसलिए अमन से कही कि वह राहुल को समझाएं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नजर में बुरी बनूं। मैं अगर राहुल को डांटती तो वह जरूर मेरी सास नंद के सामने यह बात कहता। वह तो यही समझते कि मैं घर में लड़ाई पैदा कर रही हूं। हाँ, अगर अमन राहुल को मना करते तो वह जरूर एक हाथ को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैये को ससुराल में सब तेज आंखों से देखते हैं, लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वह किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पर इल्जाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए सब कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए अमन को भी यह बात राहुल को समझानी चाहिए थी, लेकिन अमन तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे। तुम भी ना अजीब बातें करती हो। अरे, इतना सा बच्चा है वह, तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो कि बात को कहाँ लेकर जा रही हो। अमन ने इस बात को आम तरह से लिया था। मैं अभी सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वह मुझे बहन समझता है, मैं इसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन इसकी नजरें और बातें अजीब सी होती है। यह बात तो माँ और बहनों को समझनी ही चाहिए कि भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, लेकिन कुछ लिहाज शर्म भी होनी चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कहीं तो वह भी हंस दी और कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी अमन के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो यह दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी आए। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज दिया था। मैं चुप चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे पति का मेरी बात पर ध्यान ना देना, उसका खामियाजा मैं बहुत बड़ा भुगता था। मैं खुद से यह सोच लिया था कि मैं खुद राहुल से दूरी कायम रखूंगी। मैंने राहुल के कमरे में जाना छोड़ दिया। इससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। यह बात इसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा,
मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, बस काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है इसलिए। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, आपके चेहरे पर यह जो भोलापन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है। बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, नहीं उन्हें देखते हैं। मेरी बात पर वह संभल से गया और फिर वहां से चला भी गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब सी थी, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे। जब अमन मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहरी दौड़ा दी थी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट को कहा। किचन का सारा काम मेरी सास और नंद ही संभालती थी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। एक रात मेरे पति, सास और नंद किसी शादी पर जाने को तैयार थे, लेकिन शादी कानपुर में थी। मुझे सफर मना था और राहुल ना जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया। कहने लगा, कल स्कूल टेस्ट है, वह नहीं जाएगा। मैं अपनी मां के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन राहुल की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। और मैं हमेशा यह चाहती थी कि मेरी ससुराल का हर इंसान मुझसे खुश और राजी रहे, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैं सास की बात मान गई। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर यह सब भी कानपुर से निकलने वाले ही थे। काले बादल रात के वक्त ऐसा अंधेरा कर रहे थे, तूफानी बारिश शुरू हुई। अमन ने फोन करके बताया कि हमारा यहां से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही घर पहुंचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे कि राहुल को तेज बारिश और बादल की आवाज से डर लगता है, वह अकेला डर ना जाए, इसलिए इसे अपने कमरे में ही सुला लेना। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा, अमन वह इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से डर जाए। मुझे राहुल को अपने कमरे में सुलाना सही नहीं लग रहा है। अमन इस बार मुझे सख्ती से बोले, ये क्या तुम हर वक्त इसके बड़े हो जाने की रट लगाई रहती हो? वह बच्चा है, इसकी सोच बच्चों जैसी ही है। मेरे साथ और बहस मत करो और जो कह रहा हूं वह करो। अमन ने फोन काट दिया, लेकिन मैं भी राहुल को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लेटकर सो गई। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब बादल इतनी जोर से गरजाए जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज थी कि मैं भी उठकर बैठ गई। साथ लाइट भी चली गई थी। मेरा दरवाजा इस कदर जोर से बजा कि मैं डर के मारे उछल कर रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, कौन है? कहने लगा, मैं राहुल हूं भाभी, जल्दी दरवाजा खोलें, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बड़ी मुश्किल से चलती हुई दरवाजे तक पहुंची थी। मेरी कमर में दर्द सा था। कुछ दिनों से मैं खुद को थकी हुई सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पड़े। राहुल डरा डरा सा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। इसके चेहरे की हवायां भी उड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में आने को कहा। अंदर आते ही इसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। यह कहकर वह मेरे गले लगा। इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने इसे किसी छोटे बच्चों की तरह से तसल्ली दी थी कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पकड़ मुझ पर बहुत मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद डर के मारे वह मुझे मां या बड़ी बहन समझकर मेरे गले लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पर खुद से चलने लगे थे। मुझे करंट सा लगा था। इसकी पकड़ और इसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही समझ रही थी। मैंने उसे पीछे कर दिया। एकदम से लाइट आ गई थी। बारिश का जोर भी काम हो चुका था। राहुल के चेहरे के अंदाज मुझे अचानक बदलते हुए लगने लगे। वह मुझे कहीं से भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ, यहां से अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। लेकिन वह अजीब सी हंसी चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार थम जाए तो चला जाऊंगा। इसकी बातें सुनकर मैं दंग से हुई थी। वह कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। इसकी बातें, इसकी नजरें कुछ भी बचकाना नहीं थी। वह मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, राहुल, किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो। कितनी बार समझाओ तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, कौन सी बहन? कैसी बहन?
मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाना ढूंढता था। आपके करीब आकर मुझे अच्छा महसूस होता है। इसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थीं, जैसे कि कोई गरम पिघलता हुआ शीशा डाल रहा हो। राहुल में और एक हवस भरे इंसान में इस वक्त फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मां जैसी भाभी पर नजर रखते थे। मैं चिल्लाकर बोली। वह बिना डर के मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको मां समझा ही कब है? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कई बार तो इजहार किया है आपसे। आप शायद भूल गई है। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपने आप इसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की लाइट जाते ही मेरी किस्मत भी चली गई थी। मेरा कोई इनकार, रोना, मिन्नत करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया था। वह रात मेरे लिए काली रात बनकर आई थी और अपनी स्याही मेरे मुंह पर मल गई थी। सुबह मैं बहुत रो रही थी। राहुल बड़े दिटपने से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो अंजाम की जिम्मेदार आप होगी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी तकलीफ को झेल रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ। मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात अमन को बताऊंगी, तुम्हारी मां बहन को बताऊंगी, जो तुम जैसे जालिम को बच्चा समझते हैं। वह मेरी बात से भी घबराया नहीं था। कहने लगा, आप ये शौक भी पूरा करके देख ले, लेकिन झूठी आप ही कहलाएगी। मैं इस घर का बेटा हूं। मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती है तो जुबान बंद कर रखिएगा। मैं नफरत से उसे देखा था। वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा किचन से तेज धार वाला चाकू लूं और राहुल को जान से मार डालूं। अपने और मेरे बीच के रिश्ते का इसने बुरा हाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अमन और मेरी सास और नंद खड़ी थी। मैं अमन के गले लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से दर्द में तड़पने लगी। अमन परेशान से हो गए। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। मैं खुद से बेगानी हुई थी। जब मुझे होश आया तो अमन मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सिरहाने बैठी थी। कहने लगे, जब तुम्हें ध्यान रखने का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही थी? खाना तो हम बनाकर गए थे, देख लिया तुमने। काम करने का नतीजा, बाल बाल तुम्हारा बच्चा बच्चा है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी राहुल ने बोला था कि मैं घर के काम करती रही हूं। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है? इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी नंद राहुल के साथ अंदर ही दाखिल हुई थी। राहुल शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा था मां की भाभी बहुत बहादुर होंगी, लेकिन यह तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती है कि मुझे रात भर उन्हें संभालना पड़ा। अभी भी सब इसकी बात को नॉर्मल अंदर से सुन रहे थे। मैंने सोचा, घर जाकर अमन को सब सच बता दूंगी। लेकिन जब घर जाकर मैंने अमन से यह सब कही तो एक जोरदार थप्पड़ अमन ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, तुमने मेरे छोटे मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वह, इसे तो ऐसी बातों का अंदाजा भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें इस पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूं, तुम यह सब क्यों कर रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। अपने दिमाग से यह खुन्नस निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बात सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहकर अलग हो जाऊंगा। तुम अगर मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें तलाक ही दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से अमन को देख रही थी। क्या यह वही अमन थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे? शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीजी हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी सेवा बेमतलब हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने भाई पर भरोसा था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। अमन ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाए देखकर कहने लगी, कहां जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अमन कहने लगे, जाने दे इसे, इसका दिमाग खराब हो गया है,
यह पागल हो गई है, मायके जाकर शायद अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। यह ना तो कोई हमसे पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई नहीं थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं इग्नोर करती। मैं रिक्शा लिया और अपने घर आ गई। मैंने सारी हकीकत से अपनी माँ को आगाह कर दिया। वह मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी ऐसे जाहिल बन गई। तुम्हें शुरू से ही इससे सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना यह बात जो तुम अब मुझे बता रही हो पहले कहती तो मैं समझा देती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो अपना घर ही बर्बाद कर लिया। तुमने अपने ससुराल वालों को राजी करने के चक्कर में अपने देवर की सारी बदतमीजी सही। मेरी माँ भी परेशान सी हो गई, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो अमन से बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने सीरियस सुनी ही नहीं थी। उन्हें भी अपने बेटे को समझना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच दूरी जरूर होती है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। वह राहुल ही था। कहने लगा, मुझे माफ कर दे और घर वापस आ जाए। भाभी, मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। वह मुझे गलत फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक गलत फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीज देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दे और वापस आ जाए। मैंने कहा, तुमने किया वह गलती नहीं पाप था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारा घर वालों का भी है, जो तुम्हारी हरकतों पर आंखें बंद किया तुम्हें बस बच्चा ही समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूंगी। मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। मेरे घर बेटा हुआ था। इसके बाद मैं अमन से तलाक ली। ऐसे रिश्ते का यही अंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए और घर वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदें बतानी चाहिए, ताकि किसी का घर उजड़ने से बच जाए। मैंने अपनी पति अमन से तलाक इसलिए ली थी क्योंकि एक औरत अपने पति के भरोसे ही ससुराल में रहती है, और जब उस पति को ही अपनी बीवी पर भरोसा ना हो तो ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि वह उसे छोड़ दे।